नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा शो सबकी बात प्रॉपर्टी अपडेट्स। अभी बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं जी कि लोग जो हैं वो सिनेमा अब नहीं जा रहे हैं, नेटफ्लिक्स पे ही मूवीज़ देख रहे हैं और सिनेमा बहुत कॉस्टली हो गया है, पॉपकॉर्न बहुत महंगे हो गए हैं और सीटें खाली जा रही हैं और जो फिल्में हैं वो उतनी कमाई नहीं कर पा रही। तो ऐसे माहौल के अंदर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुछ नई सोच लेके आए हैं और जो हमारा इतिहास है शानदार सिनेमा का, जिसमें हम बहुत बड़े बड़े स्टारों को देखा है, आगे भी इसको चलता रखने के लिए कुछ ऐसा उपराला किया है। दो एंटरप्रेन्योर्स जो हैं जिन्होंने इस मुश्किल को समझ के उसके सल्यूशन को निकाला है, उसमें सरकार की भी सपोर्ट है और ये सब कुछ क्या है इसके बारे में आज हम बात करेंगे। मेरे साथ आज मेरे स्टूडियो में शामिल हैं मिस्टर चेतन मोहन जोशी जी और रंजीत सिंह उप्पल जी। ये दोनों C&R फिल्म्स जो कंपनी है उनके ओनर हैं, डायरेक्टर हैं और आज आपको इनके साथ मिलवाते हैं और बहुत से सवाल जो मेरे भी हैं और एक आम दर्शक के भी हैं वो सारे सवाल इनसे पूछते हैं। तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला। तो सर जैसे मैंने कहा कि जो सिनेमा है वो बुरे दौर से गुज़र रहा है। आज फिल्म मेकर जो हैं वो 100 बार सोच रहे हैं कि कितने पैसे लगाएं, ये हमारे पूरे हो जाएं कि नहीं। उसका इम्पैक्ट सब पे आता है, फिल्म जो एक्टर होते हैं उन पे भी आता है, जो वहाँ पे सपोर्टिंग स्टाफ होता है उनको भी आता है, सब पे आता है, कॉस्ट्यूम वाले पे भी आता है, आउटडोर शूटिंग वाले सब पे। वो जब कॉस्ट कटिंग होती है तो सबकी होती है, तो सबकी जो सैलरी या इनकम इफ़ेक्ट होती है। तो ये सब बढ़िया रहे, ये सब ठीक रहे, फिल्में चलती रहें, बनती रहें, अच्छी फिल्में बनती रहें, हॉलीवुड जैसी फिल्में तभी बनेंगी अगर वहाँ पे पैसा कोई लगाएगा और वो तभी हमें देखने को मिलेंगी। तो इस सारी मुश्किल जो है उसका सल्यूशन आपके दिमाग में कहाँ से आया? देखिए देशों विदेशों में जब हम घूमते थे तो बहुत सी चीज़ें देखने को मिली हमें वहाँ पे जाके, क्योंकि मैं इस लाइन से संबंध रखता हूँ। और 1997 में पहली बार मैं टेलीविज़न पे गया। टेलीविज़न पे जब मैं गया तो वहाँ पे जाके मैंने एक चीज़ देखी कि आने वाला जो समय है, आने वाले जो 15 साल है वो बिल्कुल टीवी से ओरिएंटेड होंगे, टीवी के सीरियल से ओरिएंटेड होंगे। तब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी मॉर्निंग शो, लाइव मॉर्निंग शो जी टीवी पे मैं करता था उस टाइम, जिसका नाम आजकल सजरी सवेरा दूरदर्शन पे, उसका नाम तब रोज सवेरे था। अच्छा। सुबह सवेरे भी किया, रोज सवेरे भी किया। जलंधर दूरदर्शन था, वहाँ पे डीडी पंजाबी था जी। तो काफी चैनलों पे वैसे मैंने ये काम किया, तो हमें टाइम टू टाइम पता चलता था कि आने वाला समय क्या है। उसके बाद मैं अमेरिका गया, तो अमेरिका में मैंने देखा कि एक समय आएगा हिंदुस्तान में कि लोग सिर्फ ह्यूमर को ही देखेंगे, हास रस को ही देखेंगे। तो हमारी ही गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के लड़के थे, कपिल शर्मा, ये राजीव ठाकुर, भारती सिंह, ये सारे वही स्टेज के थे हमारे साथ। हाँ, थोड़े जूनियर थे हमसे। तो वो एक दौर निकला। उसके बाद जो हमने लेटेस्ट देखा वो ये था कि जो फिल्में हैं वो फिल्में लोगों तक पहुंच नहीं पा रही उस ढंग से जिस ढंग तक पहुंचनी चाहिए थी जी। तो मैंने रंजीत उप्पल भाई साहब से बात की कि भाई साहब बहुत बुरे हाल से गुजरा है इस टाइम सिनेमा। जो चल रहा है वो चल रहा है, जो नहीं चल रहा वो बिल्कुल ही नहीं चल रहा। तो एवरेज आप देखेंगे तो ज्यादा चल नहीं रहा। तो हम दोनों ने इसके ऊपर रिसर्च की, देखा, कई कंट्रीज में गए, यूरोप में गए, यूएसए में गए, कनाडा में गए, सिंगापुर, मलेशिया, सभी जगह पे घूमकर हमने एक चीज देखी वहां पे कि सिनेमा कंट्री साइड तक नहीं पहुंच पा रहा जी, सिटीज तक रह गया है। और सिटीज में इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा है कि उस इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने के लिए उसकी जो टिकट है, उसका जो खाने पीने का सामान है, उसकी जो पार्किंग है, प्लस जो आदमी वहां जाता है उसके पास टाइम की बचत बिल्कुल नहीं होती और खर्चा बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से जो बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स है ये थोड़े डाउन सिस्टम में जा रहे हैं, इनकी ऑक्यूपेंसी ज्यादा नहीं हो रही। तो हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा करते करते हमने ये देखा कि जो अच्छी मनी स्पेंड करने वाले लोग हैं वो तो टायर 2 या टायर 3 यानी कि डिवीजन, सब डिवीजन या कस्बों में रहते हैं, बड़े बड़े गाँव के रेडियस एरिया में रहते हैं। तब हमने इस चीज को सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर काम किया जाए। तो फिर हमने सरकार के 1-2 मंत्रालयों के मंत्रियों से अनऑफिशियल बात करके डिस्कशन की
फिर हमने कुछ ब्यूरोक्रेट्स से बात की, कुछ हमने इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में बैठ के वहाँ पे लोगों से डिस्कशंस की। तो ये 1.5-2 साल की रिसर्च है हमारी, ये आम रिसर्च नहीं है। तो हमने जो पाया कि इन चीज़ों को क्यों ना कस्बों में या उस एरिया में लेके जाया जाए जहाँ पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, फिल्म सिस्टम बढ़िया, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम हो, तो कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा मनोरंजन वाला जो मटेरियल है वो लोगों तक लेके जाया जाए, और गिरता हुआ सिनेमा, कर्जे में डूबता हुआ सिनेमा, उसको हम लोग अच्छे सिस्टम में लेकर आए। तब ये बात आई हमारे सामने। जी। सिनेमा जो है, अब उसकी समस्या तो हमें पता है। जो फिल्म मेकर्स हैं या सरकार के जो नुमाइंदे हैं, उनके साथ जब आपकी कोई बातचीत हुई तो उसमें से सॉल्यूशन क्या निकल आया? सोल्यूशन सबसे बड़ा ये निकला कि एक तो जो रीच है वो वहां तक लेकर जाई जाए जहां पे हमारा कंज्यूमर बैठा है। जी। आज के दौर में रील्स बनती हैं, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रॉपरली हमारे कंज्यूमर तक या हमारे वो रीच तक पहुंच नहीं पाती। उसका सबसे बड़ा सोल्यूशन यही निकाला कि हम लोग कैसे एक दर्शक तक पहुंच पाए। तो पहले ये कह रहे जैसे ये मोबाइल है, आजकल मूवी देखते हैं इस तरह, तो इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर को फिक्र लग रही थी, डायरेक्टर्स को, कि कहीं ये ऐसे न बनानी पड़ जाए। बिल्कुल सही बात। तो जब ऐसी चीज़ों पे आ जाएंगे तो आप लोग बहुत ज़्यादा एक डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगी उसमें। तो जो ग्रेस है सिनेमा की वो कहीं ना कहीं लुप्त होती नज़र आ रही थी। तो क्योंकि क्लाइंट कहाँ बैठा हुआ है, दर्शक कहाँ बैठा हुआ है, शहरों में है, लेकिन उनके पास एंटरटेनमेंट के और बड़े साधन हैं। गांव के लोगों के पास आज भी सिनेमा के लिए एक रिस्पेक्ट है, बिल्कुल थिएटर के लिए रिस्पेक्ट है। तो वहां पे हम लोगों ने सोचा कि सिर्फ मिनी प्लेक्स ही ना लेकर जाया जाए, क्योंकि 125 सीटें प्लस दूसरा हॉल 60 सीट होगा, 2 उसमें स्क्रीन होगी। अब वहां पे और भी चीजें लेकर जाई जाए जो उसको चलाने में सहायक सिद्ध होती है। वैल्यू एडिशंस, यू कैन से नॉन ट्रेडिशनल रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या है? टिकट बिकी, उसका रेवेन्यू आ गया, उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल रेवेन्यू। लेकिन नॉन ट्रेडिशनल रेवेन्यू वो होता है जो एक थिएटर के साथ अलग से थिएटर से संबंधित होता है। मान लीजिए को बंदा खाने पीने के लिए आ गया, वहां पे पार्किंग आ गई, वहां पे एडवर्टीजमेंट चलने लग पड़ी। तो ये चीजें जितनी भी है ना, ये नॉन ट्रेडिशनल रेवेन्यू है। ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल को जोड़कर ये एक बेहतरीन, जो इन छोटी इन्वेस्टमेंट में बहुत बड़े मुनाफे वाला प्रोजेक्ट है, जहां पे वहीं पे एक जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर का जो विजन है कि मेरी पिक्चर देखने के लिए गांव गांव जन जन तक लोग पहुंचे। तीसरी चीज, गवर्नमेंट इसलिए इसमें सपोर्ट कर रही है कि गवर्नमेंट के स्टार्टअप्स हैं, उन स्टार्टअप्स को इसमें अगर लाया जाए तो आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि इतना कम पैसा लगाकर इतना बड़ा मुनाफा मिल सकता है। जबकि इसको आप कंपैरिजन करेंगे मल्टीप्लेक्स के साथ, वो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, मुनाफा छोटा है उसमें। इसमें उल्ट है बिल्कुल एक चीज। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में कम से कम 20 से 25 साल जो दौर होगा वो मिनीप्लेक्स का होगा। कस्बों में, गांव एरिया में या हाईवे में, उन एरिया को टच करने वाले जो लोग हैं जो जा नहीं पा रहे मल्टीप्लेक्स में, उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर है मनोरंजन का। इन्वेस्टर्स के लिए बहुत कम इन्वेस्टमेंट में बहुत बड़ा मुनाफा, और सरकार को तो नेचुरली फायदा होगा ही होगा। और जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं उनका भी मसला हल हो गया कि उनके दर्शक उनको मिलाने में मिनीप्लेक्स बहुत सहायक सिद्ध होगा। चलिए, तो रंजीत पाजी, पहले तो आप 2 मिनट अपनी इंट्रोडक्शन, जो आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो हमें बता दें। और दूसरा, इस सारी जो प्रोजेक्ट है जिसको मिनीप्लेक्स कहते हैं, उसमें C&R कंपनी आपने जो बनाई है, तो उसमें क्या विजन लेके चल रहे हैं कि आप इंडिया में कितनी लोकेशंस को कवर करोगे पहले साल, और कॉस्टिंग बजट क्या होगा इसका, और रेवेन्यू मॉडल क्या होगा? ये सारी बातें हम बाद में पूछेंगे। पहले 2 मिनट में आप अपनी सेल्फ इंट्रोडक्शन और इस कंसेप्ट को, मिनीप्लेक्स को कितनी जगह चाहिए होगी, कितने एरियाज़ में हम जा रहे हैं, कितनी लोकेशंस पे हम जाएंगे, और इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। सबसे तो रविंदर जी नमस्कार। नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें ये टाइम दिया, मौका दिया। ये मैं मतलब आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मिनीप्लेक्स वाला मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं रियल एस्टेट का काम करता हूँ जी।
मैं पिछले 20-22 साल से रियल एस्टेट का काम करता हूँ। चंडीगढ़ के इर्द गिर्द पंजाब में बहुत सारी कॉलोनियाँ थी, हरियाणा में और हिमाचल में मैंने बहुत सारा मतलब कॉलोनियों के बिल्डरों के साथ काम करा। तो मेन मेरा काम था रियल एस्टेट का ही। और जब हम जाते थे, मान के चलो जमीन इकट्ठी करने के लिए किसी गांव में चले गए, छोटी सिटी में चले गए, सब डिवीजन में चले गए, तो जब हम अब नया नया जाना शुरू किया पिछले 2-3 साल से, तो तब हमें पता चला कि वहाँ किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है और वहाँ कमी क्या है। उस मतलब मान के चलो आज की डेट में चंडीगढ़ के इर्द गिर्द अभी ये न्यू चंडीगढ़ बना है, मैं एज ए एग्जाम्पल ही आपको देता हूँ। तो वहाँ एक ही मॉल था, तो न्यू चंडीगढ़ में अभी उसके बाद ये लांटा आ गया और उसके बाद ये आपका वीआर मॉल था। तो जो दूर वाले लोग थे, जो मान के चलो कि कराली के लोग बैठे हैं वहाँ, समराला के लोग थे, उनको दूर पड़ता था। तो हमारे मन में यही आया और मैंने, जैसे भाई साहब ने पहले बताया आपको, चेतन जी ने बताया कि हमने ये ऊपर बॉम्बे जब इनका मतलब हुआ तो हमने आपस में एक तालमेल बैठा के एक मतलब सलाह मशवरा करके कि इस चीज़ की कमी है, तो तब हम ये मिनीप्लेक्स की तरफ गए। और उसके बाद फिर 1.5 साल मैं, भाई साहब भी बाहर गए, मैं चाइना में जाके आया 2 बार, सिंगापुर में जाके आया और मतलब छोटी छोटी कंट्रियों में जाके आया जहां मिनीप्लेक्स, चाइना में बहुत बड़ा मिनीप्लेक्स का एक गढ़ है, स्कोप है। वहाँ छोटे शहरों में मिनीप्लेक्स बहुत अच्छे चलते हैं, मल्टीप्लेक्स नहीं चलते, मिनीप्लेक्स चलते हैं। तो तब हम वहाँ मतलब उस जगह जाके पहले उसके ऊपर जाके मतलब उसके ऊपर स्टडी करके आए और देख के आए भी उसको कैसे चले। तो फिर ऐसे ही हमने जो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, मतलब इस जगह गुजरात, वहाँ जाके हमने देखा। और उसके बाद फिर जैसे भाई साहब ने आपको बताया कि सरकार के साथ भी डिस्कस करा और उसके बाद फिर हम बॉम्बे जाके भी प्रॉपर उसको मतलब 1.5 साल लग गया। अब आगे बात भी कहाँ कहाँ लगने चाहिए, क्या क्या एरिया जिसको को आपने टारगेट करा है। हमारा फोकस रहेगा कि जहाँ पॉपुलेशन 50,000 के ऊपर हो, वहाँ जैसे आप सब डिवीजन मानते हैं हम लोग, तो सब डिवीजन के अंदर मतलब एक 50,000 पॉपुलेशन होती है, तो वहाँ हम जाके उस जगह को फोकस करते हैं। क्योंकि वहाँ से जो मॉल हैं, जहाँ पीवीआर हैं, जहाँ बड़े सिनेमे हैं, वहाँ से दूर है। आम आदमी जो गांव वाला आदमी है वो क्या करता है कि उनके पास इतना टाइम नहीं है। अगर वो घर से किसी मॉल की तरफ जाऊंगा तो उनको 2-3 घंटे लग जाते हैं, एक तो समय की बर्बादी होगी, दूसरा मॉल है, मॉल आज की डेट में बहुत कॉस्टली और महंगा है। आम जो लोग हैं, आम जो गांव के लोग हैं, वो उस चीज को अफोर्ड नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ महंगाई ज्यादा है, टिकटें महंगी है और सेकंड वहाँ जो भी फूड का है वो भी बहुत महंगा है। तो हमारी सोच थी कि हम वहाँ ही एक तो मनोरंजन का साधन लेके आए, दूसरा हमारी दूसरी सबसे बड़ी सोच थी कि जो हाइजेनिक फूड है वो भी वहाँ हम प्रोवाइड कराएं। गांव के बच्चे, गांव के जो बुजुर्ग हैं वहां दूर नहीं जा सकते, तो वहां सब डिवीजन के अंदर ही बैठ के बच्चे वहां मनोरंजन करें और परिवार सभी बैठ के, तो 1-2 घंटे में, मान के चलो 2 घंटे की फिल्म है तो 2 घंटे वहां लगाए, 1 आधा घंटा वहां खाना पीना किया और 3 घंटे में आप अपना सामान निकाल के वहां, तो साथ में आप 15-20 मिनट के दूरी पे हम टारगेट कर रहे हैं कि 15-16 किलोमीटर के अंदर अंदर ये एक एरिया को कवर किया जाए। तो सर, पूरे इंडिया में 50,000 से ऊपर कितने ऐसे कस्बे होंगे और पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में कितनी ऐसी लोकेशन होंगी जहां पे ये खोल सकते हैं, और आपका टारगेट रहेगा कितने खोलने का पहले साल के अंदर? पहले तो इंडिया में मैं आपको बात बताऊं, लगभग 7,000 के ऊपर, 7,000 जो मुझे लगता है कि लगभग 74 मतलब 7400 के करीब ऐसी लोकेशंस हैं जहां 50,000 के ऊपर पॉपुलेशन है जी। और दूसरी बात आ गई पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में लगभग 500 के करीब है,
जी। ये 4 स्टेटों में 500 के करीब ऐसी जगह है जहां 50,000 के ऊपर पॉपुलेशन है। जी। हम उसी जगह को टारगेट करेंगे जहां, जैसे पंजाब की आपने बात करी, हरियाणा की बात करी, हिमाचल की बात करी, जम्मू कश्मीर की बात करी, क्योंकि हिमाचल में आपको पता है कि पहाड़ी एरिया है, उतना ज़्यादा वो है नहीं है, तो जम्मू कश्मीर में भी ऐसा ही है। मेन ये है कि हरियाणा और पंजाब बहुत सारा एरिया जो है वो बिल्कुल आज वेला पड़ा हुआ है, बॉर्डर बेल्ट बिल्कुल वेली पड़ी है। मतलब आप जाओगे 50-50 किलोमीटर तक। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ छोटी सी, मैं पिछले दिन ही जाके भी आया हूँ। अमृतसर का मतलब डिस्ट्रिक्ट बाद में 2007 में शायद तरन बना। अमृतसर से लेके वहां खेमकरन तक 70 किलोमीटर एरिया है, और 70 किलोमीटर एरिया के अंदर कोई भी मिनीप्लेक्स नहीं है। और मेरा मानना है कि अमृतसर में ही मल्टीप्लेक्स है, उधर रास्ते में कोई मल्टीप्लेक्स भी है नहीं। तो वो बहुत दूर पड़ता है। आप फिरोजपुर की बात कर लो, फिरोजपुर में भी आप एक अद्धा जो सिनेमा पुराने थे वो तो बंद हो चुके हैं, तो जो नए जो बने भी हैं, बड़े बड़े मॉलों में बने हैं, तो वो वहाँ लोगों को जो पहले बात बताई आपको कि टाइम और महंगाई, उसका जो है वो दोनों चीजें काउंट करती है कि आम बंदा अफोर्ड नहीं कर पाता। और लोकेशन भी हमने इसीलिए वो मतलब लोकेशन भी हम वही ढूंढ रहे हैं जहां एक तो पॉपुलेशन हो, और दूसरा पॉपुलेशन के साथ साथ हम ये कर रहे हैं कि लोगों को जो मनोरंजन एक बड़े मॉल में, एक मल्टीप्लेक्स में जो चाहिए, खाने पीने का भी, मनोरंजन का भी, वो हम मिनीप्लेक्स में देंगे। तो कितनी लोकेशन फर्स्ट टारगेट है आपका? हमारा अभी पंजाब में 500 के करीब, 4 स्टेटों में 500 के करीब ये हमारा टारगेट है। उसमें से पहले साल कितने तक आप जाएंगे? हम 100 के करीब, पहले साल ही 100 के करीब करेंगे। 100 जो लोकेशंस पहले होंगी उसमें आप वो लोकेशन चूज करोगे जहाँ पे ऑलरेडी सिनेमा नहीं है? नहीं है, बिल्कुल। तो वो खाली जगह है, बिल्कुल वो खाली बिल्कुल जगह। खाली मार्केट है, वहाँ तो जो भी खुलेगा वो 100% सक्सेस रेट रहेगा। सक्सेस रेट। अब इसके अंदर अगर हम एक पॉलिसी सरकार की क्या है, इस पे कोई सब्सिडी है, और स्टेट गवर्नमेंट की इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है, जो अप्रूवल्स हैं वो कितनी फास्ट हैं, कितना लंबा समय लगता है इसके अंदर, उसमें एक आम बंदा जिसके पास ज़मीन है जो खोलना चाहता है उसको कितना टाइम लगेगा, वो खुद करेगा या आप करा के दोगे? मैं सबसे पहले तो आपको बात बता दूं कि ये जो स्टेट वाइज पॉलिसी हैं, पूरे इंडिया में हर स्टेट की अलग अलग पॉलिसी है, और स्टेट में मतलब हर जगह, पंजाब में कुछ और है, हिमाचल पहाड़ी एरिया है वहाँ कुछ और है, हरियाणा में कुछ और है। मैं पंजाब की आपको बात बताता हूँ, ज़्यादा आप पंजाब में बात कर रहे हो। पंजाब में अभी जो लैंड है पहले तो 1 एकड़ के करीब थी, अभी सरकार हो सकता है कि जल्दी उसमें कोई डिसीजन ले और उसमें कम से कम 5 कनाल 4 कनाल को, जो हमने एक लेटर भी गवर्नमेंट को लिखी थी हमारी कंपनी की तरफ से, तो उसमें शायद कुछ का डिसीजन बहुत जल्द आ जाएगा। पहले जो पंजाब स्टेट की पॉलिसी थी वो 1 एकड़ की थी, और उसके बाद अब जो अगर जगह वहाँ कम होती है, सरकार पॉलिसी नहीं ले आती है, तो उसमें वो 4 कनाल 5 कनाल के अंदर अंदर जगह वो आ जाएगी। और दूसरी बात ये है कि हम इसको बनाएंगे, जैसे आपने पूछा भी अब कितनी देर में बताओ बनाएंगे, हम इसमें 1 साल के अंदर अंदर हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उनके साथ 1 साल का होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे 9-10 महीने के अंदर अंदर इसको हैंड ओवर करने की जी, और 10 महीने के अंदर अंदर उसको हैंड ओवर कर देंगे। और लेकिन हम जो एग्रीमेंट कंपनी की पॉलिसी है वो एग्रीमेंट 1 साल का हम करते हैं, 1 साल से पहले हम वो कुछ आपको चला के देंगे। अप्रूवल्स होंगे वो आप लेंगे? हाँ बिल्कुल, अप्रूवल्स जो जितनी स्टेट वाइज, हर स्टेट की मैं आपको बताया कि अलग अलग पॉलिसी हैं, तो जितनी भी अप्रूवल्स है वो कंपनी ही लेके देगी, और कंपनी की टीम ही जाती है। आपसे जो डॉक्यूमेंट, मान के चलो कि आप एक मतलब मिनीप्लेक्स लगा रहे हो, तो आपने सिर्फ ओनली बुकिंग देनी है। बुकिंग के बाद हमारी टीम जाती है, वो जाके जो फॉर्मेलिटी होती है वो उसको पूरा करके, तो वो जितने भी उनके ऊपर एनओसी है, जहाँ उनके ऊपर कोई लाइसेंस है, या कुछ भी है, जो भी जितना भी रिक्वायरमेंट होती है वो हमारी टीम करती है। और वो जब जिस दिन हम वहाँ नींव रखेंगे,
सबसे पहले CLU पास होता है, उसके बाद नी के बाद बाकी प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाता है और 2-3 महीने के अंदर अंदर वो सारा कंप्लीट हम कर देते हैं। क्योंकि हमने सरकार से भी इसके संबंध में 2-3 मीटिंगें सभी सरकारों के साथ, स्टेट की जो जितनी भी सरकारें हैं वहाँ हम जाके उनके साथ भी मिलकर उनको भी हम बता रहे हैं कि हमें जल्दी से जल्दी इनका जो है वो एक ही छत के नीचे सभी जितने भी मतलब आपकी लाइसेंस है या NOC है वो हमें मिल जाए, सिंगल विंडो। चलिए, अब मान लीजिए एक स्मॉल टाउन में आप चले गए जहाँ पहले से सिनेमा नहीं है, वहाँ ज़मीन पड़ी है, वहाँ पैसे वाले लोग भी हैं। वो कहेंगे जी सर हम ये समझ गए कि जी ये रिक्वायरमेंट तो है, हमारे इलाके की ज़रूरत है, ज़मीन भी हमारे पास है, आपकी जो जितना चाहोगे वो हम कर भी देंगे, लेकिन हमें एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसको चलाएगा कौन? देखो बिल्कुल रविंदर जी, आपने जेड़ा मेन सवाल था आपका बिल्कुल ये वाजिब है कि आपने जो सवाल करा कि आप लोगों के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है। जो तो पहली बात तो हम जो आदमी चलाना चाहेगा, हमारा मेन टारगेट है लोगों को ये प्रोजेक्ट भी लगाएं और उसके साथ लोगों को रोजगार भी दें। हमारे इंडिया के बहुत सारे जो युवा हैं वो बाहर की तरफ मूव हो रहे हैं, तो हमारी एक सोच ये भी है कि उन बच्चों को अपने देश में ही रखा जाए, तो वहाँ वो बात करें, वो अपना तो रोजगार लगाएं, साथ में लोगों को रोजगार देने का साधन भी वहाँ पैदा करें। तो हम एक तो ये उनको बताएंगे कि ट्रेनिंग भी देंगे बाकायदा, चाहे हम वहाँ बॉम्बे में एक रखेंगे, चाहे वहाँ हम आउट ऑफ कंट्री भी 1-2 दिन की या 3 दिन की वो ट्रेनिंग एक जरूर देंगे हम एक आदमी को। दूसरा आदमी अगर कहना चाहता है कि मैं नहीं मतलब मैं लगा लेता हूँ लेकिन मैं चला नहीं सकता, वो हमारी कंपनी अपने आप हैंड ओवर करेगी और अपने आप वो उनको चलाएगी। तो जो आप चलाएंगे किसी के ने इन्वेस्टमेंट कर दी, 1 एकड़ ज़मीन भी थी, स्ट्रक्चर भी उसने बना दिया, आपके कहने से सारा कुछ अप्रूवल भी आ गई, अब उसको चलाना आपने है, एग्रीमेंट हो गया, कितने साल का एग्रीमेंट रहेगा और क्या फिक्स रेवेन्यू उनको मिलेगा? बिल्कुल जी, ये मान के चलते हैं कि हमारा एग्रीमेंट जिस दिन चलेगा, मिनीप्लेक्स जिस दिन चलेगा उस दिन से पहले 3 साल का एग्रीमेंट अलग होगा, लास्ट वाले बीच वाले 4 साल का एग्रीमेंट वो अलग होगा और लास्ट वाले 3 साल का एग्रीमेंट अलग होगा। ये टोटल हम 10 साल का एग्रीमेंट हम करेंगे और उस 10 साल के अंदर जो हमारी कंपनी की पॉलिसियां हैं उसके मुताबिक वो एग्रीमेंट हम करेंगे। एग्रीमेंट में आपकी तरफ से मिनिमम एक गारंटी कहते हैं, MG कहते हैं, मिनिमम गारंटी, कि जी अगर कोई बंदा इन्वेस्ट कर रहा है तो आप उसको रन करोगे, तो बंदे को एक मिनिमम अमाउंट सर्ट कोई आप देने की कमिटमेंट कर रहे हैं? बिल्कुल। मैं एक तो स्टेट वाइज आपको बता देता हूं कि हमारा हर स्टेट में अलग अलग जगह है और पंजाब में भी कुछ साइडें अलग अलग हैं। मान के चलो जहां कोई आउटपुट की हम उसके हिसाब से लगाया है, 6 लाख से लेके 8 लाख के बीच में हमने वहां वो सेटिंग करी है। बाकी थोड़ा सा एरिया वाइज हो जाता है, कहीं एरिया होता है कि वो उसके मुताबिक 6 लाख है मिनिमम, कम से कम 6 लाख है और ज्यादा से ज्यादा 8 लाख रुपया है। इन 6 के 8 के बीच में वहां की जो रेशो आओगी वहां उसके साथ एग्रीमेंट हो जाएगा। ये जो 6 और 8 लाख है ये पर मंथ की आप बात कर रहे हैं? बिल्कुल, हम ये पर मंथ की बात है। और ये मिनिमम 3 ईयर पहले रहेगा, उसके बाद ये? हाँ बिल्कुल। पहले साल हमारी कंपनी का जो ये है कि पहले 5% रॉयल्टी रहेगी, पहले 3 साल 5% रॉयल्टी रहेगी और बीच वाले 4 साल जो है वहाँ 10% रॉयल्टी हो जाएगी और जो लास्ट वाले 3 साल है वहाँ 15% रॉयल्टी रहेगी। रॉयल्टी किस चीज़ की होगी? वहाँ की सेल की होगी या प्रॉफिट की होगी? वहाँ जो टोटल सेल है उनकी। टोटल सेल आप टिकटों की मान रहे हैं या फूड कोर्ट? नहीं, सारी जगह की, क्योंकि उनको हम टोटल सभी को मतलब जितना हाँ उसी में जितनी कलेक्शन होगी ये कंपनी पूरे की पूरे, क्योंकि CLU सरकार से लेके देना शुरू से लेके एंड तक वो कंपनी ने लेके देना है, उसके अंदर जो सिस्टम होगा वो पूरा है C&R कंपनी ही करेगी। तो C&R उसको रन करेगी। बिल्कुल। 2 मॉडल हैं आपके जी। एक तो है कि आप बंदा खुद ऑपरेट कर ले, आपको 5% दे दे, फिर 10 दे दे, फिर 15 दे दे, राइट। दूसरा है कि आप ऑपरेट करोगे तो आप उसको मिनिमम 6 से 8 लाख तक दोगे। तो 6 से 8 लाख तक आप दोगे, वो 5 साल के लिए दोगे पहले, उसके बाद फिर एक्सटेंड करोगे, इस तरीके से? पहले 3 साल के लिए हाँ मैंने आपको बताया कि जो पहले 3 साल का एग्रीमेंट होगा वो पूरा एग्रीमेंट बनता है, बकायदा लीगली एग्रीमेंट होता है और वो लीगल में ही सारा कुछ, क्योंकि कंपनी भी बॉन्ड रहती है, इन्वेस्टर भी बॉन्ड रहता है, तो उसमें पहले 3 साल का एग्रीमेंट अलग होगा, लेकिन जो फुल एग्रीमेंट होगा अभी ये 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है।
कॉन्ट्रैक्ट है जो 10 साल का होगा, लेकिन जो बीच में 3-3 साल, बीच वाला 4 साल वाला और लास्ट और फर्स्ट वाला 3-3 साल वाला एग्रीमेंट वो होगा। हमने पहले ही 5% रॉयल्टी इसीलिए कम रखी है कि इन्वेस्टर को उसका फायदा ज्यादा मिले। पहले 3 साल में उसने इन्वेस्ट करा है, उसने जमीन दी है, तो उनको ज्यादा बेनिफिट इसीलिए हमने रखा है, क्योंकि साल 1.5 साल के अंदर अंदर अगर वो अपने आप रन करेगा तो साल 1.5 साल के अंदर अंदर उसकी अमाउंट वो पूरी हो जाती है। साल 1.5 साल के अंदर जो उन्होंने ज़मीन के ऊपर लगाया। बिल्कुल राइट। चलिए मान लीजिए बंदा कहता है जी हम तो फ़ॉरेन में बैठे हैं, एनआरआईज़ हैं, बहुत सारे दर्शक हमारे एनआरआईज़ भी देख रहे हैं और उनके मन में भी सवाल होता है कि चलो हम बहुत कमा लिया अब यहाँ से, चलो वापस चलते हैं इंडिया में, अब वहाँ तो काम तो करने, खेती तो नहीं करेंगे, कुछ ऐसा ही काम करेंगे जिससे फिक्स रेवेन्यू आए और हमारी पेंशन लग जाए, हम चंडीगढ़ में कोठी लें, मोहाली में कोठी लें, एंजॉय करें, आएँ जाएँ और एक रेवेन्यू चलता रहे हमारा। तो उनके लिए जैसे हमने पहले पर्सनली बात की आपसे कि वो 10 साल का एग्रीमेंट चाहेंगे, उसको आप रिन्यू करते रहें, 3 साल के बाद फिर रिन्यू हो गया, फिर उसके बाद 4 साल के बाद फिर रिन्यू हो गया, और वो एक मिनिमम जो गारंटी वाला प्रोडक्ट है वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप वो कर दो। तो इसके लिए कंपनी लिबरल है या इसमें कोई रिजिडनेस है? बिल्कुल, कंपनी बिल्कुल लिबरल है इसके लिए। देखिए, कोई आपके ऊपर पैसा लगा रहा है तो उसका रिटर्न की एक्सपेक्टेशन और वो एक्सपेक्टेशन खरी उतरे, यही CRN फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड का काम है। पहली चीज तो ये है। अब ये है कि वो हमारे ऊपर विश्वास कर रहे हैं, तो नेचुरली जगह उन लोगों ने प्रोवाइड करवा दी। एक और इसमें ऑप्शन भी है, मान लीजिए अगर उनके पास लैंड नहीं है तो जो लैंड की कॉस्ट है उसको ऐड करके उनको लैंड भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, क्योंकि जहां पे लैंड होगी वहीं पे वो लैंड उसी को चुना जाएगा जिसमें CLU होता हो, पहली बात। दूसरी चीज में बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम उनको MG देंगे ही देंगे, मिनिमम गारंटी देंगे 3 साल की। क्या है कि हम लोगों ने ये देखना है कि जो उनकी इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट एज पर सिस्टम बहुत कम है, प्रॉफिट बहुत ज्यादा है इसमें। आप ये देखिए कि इसमें प्रॉफिट इतना ज्यादा है कि उनकी जो रिकवरी है उनके प्रॉफिट की, वो मुझे नहीं लगता कि 2 साल से ज्यादा समय लगे, वैसे 1.5 साल में कंफर्म है, 18-19 महीनों में। दूसरी इसमें बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए कोई एक आदमी नहीं लगा रहा, अब्रॉड में ज्यादा NRI क्या करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, तो यहाँ पे उनके लिए एक कंपनी बनाने की भी एक फैसिलिटी दी जाएगी कि वो इसके शेयर होल्डर बन सकते हैं। शेयर होल्डर बन के वो अपना जॉइंटली पैसा इसमें लगा के और उसका प्रॉफिट साथ में ले सकते हैं। एक तो प्रॉपर्टी के ऑनर बन गए। यहां सबसे बड़ा ट्रस्ट क्या है, लैंड बिलोंग्स टू द इन्वेस्टर, मिनीप्लेक्स बिलोंग्स टू द इन्वेस्टर, प्रॉफिट बिलोंग्स टू द इन्वेस्टर। अब यहाँ पे उस इन्वेस्टमेंट को कैसे सही ढंग से पेश करना है, मान लीजिए ये जो इन्वेस्टमेंट है ये बिना लैंड के अप्रॉक्सीमेटली 4.5 करोड़ के करीब बन जाती है, क्योंकि इतनी सस्ती इतनी बढ़िया इन्वेस्टमेंट ज़्यादा प्रॉफिट के लिए कहीं इसलिए नहीं मिल पा रही कि हम लोगों ने इसको बनाने के लिए बहुत बड़े लेवल का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, मटेरियल के फॉर्म में, फिल्म्स के फॉर्म में। फिल्म्स के साथ साथ नॉन ट्रेडिशनल रेवेन्यू कैसे लेके आना है, इसमें अलग अलग पॉलिसीज है हमारे पास। मान लीजिए एक आदमी कहता है कि हम फिल्म देखने जा रहे हैं कितने लोग देखने आएंगे, उनको मोटिवेट कैसे किया जाए, कैसे बताया जाएगा कि ये थिएटर जो बना है हम लोगों के लिए बना है, हम फिल्म के साथ साथ और क्या कर सकते हैं। छोटा सा एक शॉपिंग हब होगा उसमें, छोटा सा फूड कोर्ट होगा उसमें, फूड कोर्ट के साथ साथ वो फैसिलिटीज जो शहरों में मल्टीप्लेक्स में मिलती हैं, इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टिनेंटल फूड, इन द फॉर्म ऑफ इंडियन फूड, तो उसको और बढ़िया ढंग से चलाने के लिए हम उसको होम डिलीवरी का एक छोटा सा रूप देंगे, लेकिन वो एक अलग पार्ट है इसका। लेकिन अगर आप ओवरऑल सिस्टम देखेंगे इसका, कि जो आदमी इन्वेस्ट कर रहा है उसको पहले दिन से ही इस चीज की तसल्ली है कि भाई जगह मेरी है, क्योंकि जब तक जगह उनकी नहीं होगी हम उनको कैसे प्रोवाइड करवाएंगे। और जगह का CLU और उसके बाद कंस्ट्रक्शन होने के साथ साथ उसकी लागत वैसे ही उसकी प्रॉपर्टी की जो रिटर्न है वो डबल हो जाएगी। आप ये देखिए कि पहली बात 1 साल से लेके 1.5 साल में उस प्रॉपर्टी की वैल्यू डबल हो जाना,
अपने आप में एक अचीवमेंट है। और 1 साल के बाद उस प्रॉपर्टी से आप कह रहे थे कितना पैसा आप दे सकते हैं। मान लीजिए अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 से 10% बनता है बैंक्स का, हमारा उससे डबल उनको जा रहा है। यानी कि एक तो पहले दिन से ही वो सेफ है। मान लीजिए अगर वो खुद नहीं चलाना चाहते तो हमसे चलाएंगे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट से डबल उनको पेमेंट हमारे थ्रू जा रही है, सबसे बड़ा प्रॉफिट। अगर वो चलाना चाहते हैं तो हम उनके लिए मार्केटिंग की अबव द लाइन बिलो द लाइन जो एक्टिविटीज हैं कि कैसे दर्शक को वहां तक लाया जाए। तीसरी चीज, दर्शकों के साथ साथ वहां पे मान लीजिए आजकल सरकार की आप बात कर रहे हैं तो आजकल दवाइयों के लिए सरकार का कितना बढ़िया वो चल रहा है, एक प्रॉपर इनका एक प्रोजेक्ट है। तो सस्ती दवाइयों का अगर मान लीजिए उसके पास एक छोटा सा एक आउटलेट दे देते हैं तो लोगों की कनेक्टिविटी उनके साथ बनी रहती है। फूड के साथ हो गई, मान लीजिए रात को 10 बजे किसी गांव में या कस्बे में किसी का कुछ खाने को मन किया, पिज्जा खाने को मन किया, बर्गर खाने को मन किया, तो ही कैन कॉल टू द मल्टी मिनीप्लेक्स, तो वहां से उनको वो डिलीवर भी हो जाएगा। तो इसलिए बिजनेस के आयाम बहुत ज्यादा है इसमें। तो ये एक, अब मैं ये कह सकता हूं कि प्रॉफिट के रूप में अगर परसेंटेज देखी जाए इन्वेस्टमेंट के सामने वो बहुत बड़ी है। तो अब बात आती है कि हाउ टू स्टार्ट, कि स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले बुकिंग अमाउंट कितनी देनी पड़ेगी? 10% ऑफ द टोटल अमाउंट, उससे बुकिंग हो जाएगी हमारे पास। उसके पास वो हमें, हाँ उसके पास वो उनकी वो लैंड होगी जो हमारे पास, लैंड के ऊपर जितनी भी परमिशंस हैं वो सारी परमिशंस हम लेकर देंगे, लेकिन वो परमिशंस की जो फीस है वो इन्वेस्टर ही खर्चेगा। ठीक है, वो हमारी पॉकेट से नहीं होगी, ताकि एक क्योंकि सरकारी चीज़ है एक एक सारी, तो सारी उनकी खर्च होगी। हम इसमें इनको प्रोवाइड कराएंगे एक हाई प्रोफाइल हाई ब्रांडेड जेनसेट साथ में, लेकिन बिजली को लेकर आना ये सारी परमिशन ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। ये वो सारी परमिशन देने के बाद जिस दिन सारी परमिशन आ गई, देन फर्स्ट जिस दिन स्टार्ट होगा, नींव रखी जाएगी, उस दिन इनको 45% डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जैसे स्टेपिंग होती है, कॉस्टिक वर्ड काम जब चलेगा, ये सारी चीजें साथ ही के साथ एक प्रोसेस है। यानी कि हमने उनको लास्ट जो हैंड ओवर करना है उससे एक दिन पहले हमने जो बैलेंस अमाउंट है 4% 5% जितनी रह जाएगी 10%, वो हमने लेकर उनको हैंड ओवर कर देना है। हैंड ओवर के साथ सबसे बड़ी क्या चीज इसमें, यहाँ आपको फिल्में खरीदनी नहीं पड़ेंगी। जो टाई अप है सी आर्ट फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड का, वो है कि हम इनको प्रॉफिट शेयर पे फिल्म्स देंगे। फिल्म खरीदने की या किराए पे लेने की जरूरत नहीं, यानी कि पहले दिन से मन के ऊपर बोझ ही नहीं है किसी के लिए कि यार हमने वो मूवी लेकर आनी है, अगर वो ना चली हमारे पास तो हम उसका किराया कैसे देंगे। ऐसी चीज़ तो पहले निकाल दीजिए। पहली बात, वो जगह चलेगी क्योंकि हम वहाँ पे ग्राहक लेकर आने के लिए, दर्शक लाने के लिए पॉलिसीज को रखे बैठे हैं। दूसरी चीज़ प्रॉफिट शेयर आ गया। तीसरी चीज़ वहाँ पे एडवर्टीजमेंट, आने वाला दौर जो एडवर्टीजमेंट का है वो एक प्रॉफिटेबल पॉइंट बन जाएगा। फूड कोर्ट के साथ साथ छोटे से एग्जीबिशन पॉइंट्स रखे जाएंगे इसमें, वो किसी को छोटे छोटे अमाउंट में दिए जाएंगे, वो भी एक रेवेन्यू का हिस्सा होगा। और उसके साथ साथ पार्किंग में रेवेन्यू का हिस्सा। सो मैं वही कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा मल्टीप्लेक्स करोड़ों में लगता है, 20-25 करोड़ या जितना भी अमाउंट को अपनी मर्जी से लगा सकता है। मिनीप्लेक्स में इन्वेस्टमेंट बहुत छोटी है, वहां भी देखने वाले उतने होंगे, लेकिन वहां पे लोग महंगी टिकट्स वाले, महंगे सामान वाले, उनके ऊपर टैक्स ज्यादा होगा। यहाँ पर दर्शक के लिए टिकट सस्ती, इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्टमेंट का अमाउंट छोटा, एंड ऑन एवरेज रेवेन्यू जो है वो बड़े मल्टीप्लेक्स की तरह ही यू कैन से कि उससे कई बार ज्यादा भी निकल सकता है अप्रोक्सीमेटली। सो दिस इज अ वेरी गुड बिजनेस। और अब जैसे बॉर्डर एरिया है वहाँ की पॉलिसीज कुछ अलग होंगी, कुछ ऐसे जोन हैं इंडिया में जहाँ पे इन्वेस्टमेंट का रिटर्न इस तरह का आता है कि पोर्टल पे आप सब्सिडी अप्लाई करते हो तो कुछ टाइम बाद वो सब्सिडी आपको आपके खाते में वापस आती है। प्रोजेक्शन रिपोर्ट आप लोगों को वो भी C&R फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइड करवाएगी। सो मुझे लगता है कि हमारे क्लाइंट को इन्वेस्टमेंट के लिए किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है, क्योंकि परमिशंस मिलेगी उसी लैंड की जो लैंड सही हो। मनीप्लेक्स वहां बनेगा जहां पे सारा सौदा खरा होगा। अब मान लीजिए लैंड ले ली, अप्रूवल आ गई, उसके बाद क्या इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए लोन मिलता है? यस,
कितना परसेंट मिल जाता है, 50% या 60% कितना? वैसे तो ये डिपेंड करता है कि क्या इन्वेस्टमेंट करने वालों के सिबिल ठीक है, क्योंकि कुछ एक तो बैंक्स की जो है ना टर्म्स एंड कंडीशंस वो फॉलो करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ है उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों के पास कितना लोन लेने की क्षमता है। मान लीजिए कुछ एक एरिया है, जैसे बॉर्डर एरिया है, तो वहाँ की कुछ एक पॉलिसीज़ है, वहाँ पे लैंड की भी साथ में दे देते हैं, लैंड की भी साथ में कुछ एक बैंक सपोर्ट कर देता है, पर हर जगह ऐसा नहीं है। लेकिन बैंक इसमें एसोसिएट है, बैंक्स वो सारी कंडीशंस को देखकर, प्रोजेक्शन रिपोर्ट को देखकर, इनकी पेइंग कैपेसिटी क्या होगी और प्रोजेक्ट की इनकम कैपेसिटी क्या होगी, दोनों को मर्ज करके मुझे लगता है कि 60 to 70% मिनिमम लोन होना चाहिए। ज़्यादा भी हो सकता है पर मिनिमम तो 60-70 के बीच में ये रहेगा। तो आज हमने बहुत सारी ऐसी बातें समझी कि क्या होते हैं मिनीप्लेक्स, कहाँ ये खुल सकते हैं, क्या इसका रेवेन्यू मॉडल है, कैसे आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे आप अपने एरिया के अंदर एक रेपुटेशन भी अर्न कर सकते हैं और साथ में रेवेन्यू भी अर्न कर सकते हैं। क्योंकि किसी का अगर हम कहते हैं कि क्या काम है जी आपका, तो जब वो कहता है जी मेरा मॉल है या मेरा मिनीप्लेक्स है, तो उससे एक रेपुटेशन बिल्ड होती है। तो आप रेपुटेशन भी अर्न करेंगे और रेवेन्यू भी अर्न करेंगे, तो दोनों हैं। तो आज आपने समय दिया, बहुत लंबा समय आपका ले लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और उम्मीद करते हैं फिर से हम पॉडकास्ट करेंगे और बहुत से हमारे दर्शक जो इस बार सवाल पूछेंगे, वो सारे सवालों के जवाब आपसे अगले एपिसोड में लेंगे। थैंक यू जी।